अगर मैं आज आपको एक 100 रुपए का नोट दूं और आप उसे अपनी गुल्लक में छुपा कर रख दो और अगले साल मैं आपके पास आकर पूछूं कि आपके पास कितने रुपए हैं, तो आप बोलोगे कि 100 रुपए। वेल नहीं, आपके वह 100 रुपए अब 92 रुपीज रह जाएंगे। आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, मेरे पास तो अभी भी वही 100 का नोट है। जी, आपके पास नोट तो 100 रुपए का है, बट उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है और इसे ही इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में महंगाई भी कहते हैं। यानी कि हमारे पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। आज से कुछ साल पहले 2 रुपए के 5 गोलगप्पे आ जाते थे, बट आज के टाइम पर वही 5 गोलगप्पे 10 रुपए में आते हैं। मतलब हर चीज महंगी होती जा रही है और हमारी जेब भी धीरे धीरे खाली होती जा रही है और हमें उसका पता तक नहीं चलता। ज्यादा इन्फ्लेशन सबके लिए बुरा होता है, अब चाहे आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस में हो या फिर कोई इन्वेस्टर, क्योंकि पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि हम इस इन्फ्लेशन को बीट कैसे करें। और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स लाइक अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, ये सभी कंट्रीज करंटली इन्फ्लेशन को फेस कर रही हैं। यूएसए में तो इन्फ्लेशन की रेट इस समय 8.5% के आसपास है। इंडिया में भी ये रेट 7 से 7.5% के आसपास रहती है। और तो और कुछ कंट्रीज की हालत तो इतनी खराब है कि उनका इन्फ्लेशन का रेट अबाव 100% और इवन 1000% तक है, लाइक वेनेजुएला और जिम्बाब्वे, जिनके बारे में आपको इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या। मान लीजिए कि अभी आपकी सिटी में केवल एक ही घर बिकने को तैयार है। अब जैसे कि एक ही घर सेल पर है तो मतलब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा। अब आप और मैं, हम दोनों उस घर को खरीदने को तैयार हैं, तो हम उस घर को खरीदने के लिए बिडिंग करते हैं। जो इस घर को बेच रहा है वो प्राइस को बढ़ाता जाएगा जब तक हम उस घर के लिए बिडिंग करते जाएंगे। जैसा कि आपने आईपीएल की ऑक्शन में भी देखा होगा, जब कोई अच्छा प्लेयर होता है तो उसे हर कोई अपनी टीम में लेना चाहता है, तो सारी टीम्स उसके लिए बिडिंग करती हैं, जिससे उस प्लेयर की प्राइस बढ़ती जाती है क्योंकि उस प्लेयर की डिमांड ज्यादा है और इस तरह चीजों की प्राइस इंक्रीज होती है। अब क्योंकि घर का कोई दूसरा रिप्लेसमेंट नहीं है और हमारी सिटी में केवल एक ही घर बिकने को तैयार है, तो हम उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते हैं। वहीं एक दूसरी तरह की डिमांड होती है जिसे हम चाहे तो रिप्लेस भी कर सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। मान लो कि एक एप्पल की प्राइस है 10 रुपए। आप अगले दिन उठ के एप्पल लेने जाते हो और आपको पता चलता है कि एप्पल की प्राइस अचानक बढ़ गई है। अब आपको वही एक एप्पल 20 रुपए का मिल रहा है। अब इस समय आप क्या करोगे? वेल, हम बोलेंगे कि छोड़ो एप्पल, हम तो बनाना ही खा लेंगे या फिर किसी दूसरे फ्रूट पर स्विच कर लेंगे। बट अब यही मान लो कि पूरी दुनिया में एप्पल की शॉर्टेज आ गई है और कुछ ही एप्पल पूरी दुनिया में बचे हैं, तो ऑब्वियस है कि फिर एप्पल की प्राइस बढ़ने ही वाली है, जैसा उस घर के केस में हुआ था। बट शॉर्ट टर्म में तो एप्पल की प्राइस ऊपर जा सकती है, बट क्या हमेशा के लिए एप्पल की प्राइस बढ़ती ही रहेगी क्या? वेल, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि जैसे ये डिमांड ज्यादा होगी तो लोगों को पता चलेगा कि एप्पल को बेचने में प्रॉफिट ज्यादा है, तो लोग एप्पल को उगाना भी स्टार्ट ज्यादा कर देंगे, जिससे कि हर कोई एप्पल के पेड़ लगाना शुरू कर देगा। तो कुछ टाइम बाद हर जगह आपको मार्केट में एप्पल ही एप्पल दिखाई देंगे। जब सप्लाई बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियस है कि वापस से एप्पल की प्राइस कम हो जाएगी, क्योंकि अब आपको आराम से हर जगह एप्पल मिलने लग जाएगा। और ऐसे में हो सकता है कि जो एप्पल आपको पहले 10 रुपए में मिल रहा था, शायद अब आपको 5 रुपए में ही मिलने लग जाए, क्योंकि मार्केट में उसकी सप्लाई कुछ ज्यादा ही हो गई है। तो इसी तरह जब किसी गुड्स या सर्विस का रिप्लेसमेंट होता है तो इवेंचुअली हम उससे दूसरी चीजों पर स्विच हो जाते हैं। तो दोस्तों, महंगाई या इन्फ्लेशन का मतलब सिर्फ एक दो चीजों का दाम इंक्रीज होना नहीं होता, बल्कि कंबाइंड गुड्स एंड सर्विस का दाम बढ़ना होता है, जो कि एक नॉर्मल घर को चलाने के लिए यूज होता है। दोस्तों, सवाल ये आता है कि क्या इन्फ्लेशन होना जरूरी है? क्या इन्फ्लेशन से इकोनॉमी डेवलप होती है? और क्या इन्फ्लेशन नहीं होगा तो सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं होगा क्या? वेल दोस्तों, आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले, हाँ, इन्फ्लेशन जरूरी है, बट एवरेज इन्फ्लेशन रेट 2 से 4% के बीच में होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि इन्फ्लेशन होने से इकोनॉमी डेवलप हो। अगर आप यूएई, कतर जैसी कंट्रीज को देखें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट एकदम ना के बराबर है और इनकी इकोनॉमी तब भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यानी वही बात है कि अगर कोई चीज लिमिट में हो तो अच्छा है, यानी इन्फ्लेशन भी अगर 2 से 4% के बीच में हो तो सही होता है। पर हाल ही में हमारे सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल आए हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन की वजह से लोग एक बेसिक मील तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उनका जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला की। साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ पर 2016 में हाइपर इन्फ्लेशन आने से लोगों का जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था और वहाँ पर लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो अगर इंडिया में 10% भी इन्फ्लेशन हो जाए तो लोगों को लगेगा कि कितनी महंगाई है। पर क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला में
में 2016 से लेकर 2019 तक इन्फ्लेशन 53 मिलियन % से बढ़ रहा था और आज भी कंडीशन काफी खराब ही है। आज की डेट में वेनेजुएला में इन्फ्लेशन का रेट है 1000% के करीब है। साल 2008 में जिम्बाब्वे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2008 में जिम्बाब्वे अपनी करेंसी की वैल्यू कुछ इस तरह लूज कर रहा था कि वहाँ की गवर्नमेंट ने $1 मिलियन के नोट, $1 बिलियन के नोट, यहाँ तक कि $1 ट्रिलियन तक के नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए थे और उस $1 ट्रिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत सिर्फ $1 थी। तो आइए अब हम कुछ ऐसे रीजन के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। नंबर 1, इकोनॉमिक बूम। दोस्तों, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा रीजन होता है कि किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक बूम होना। इकोनॉमिक बूम का मतलब है किसी कंट्री के लोगों के पास ज्यादा पैसा होना। ज्यादा पैसा होने से उनका एक्सपेंसेस भी ज्यादा होता है, यानी लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा होगा तो वो अलग अलग चीजों पे खर्चा करेंगे और जिस वजह से हर चीज की डिमांड बढ़ती चली जाती है। डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन को काफी इम्पैक्ट भी पड़ता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं कि दो दोस्त हैं, मोहन है सोहन। मोहन काफी रिच है और जब कभी भी उसकी कोई फैमिली डिनर या बिजनेस मीटिंग रखनी होती है तो वो हमेशा एक 5 स्टार होटल बुक कर लेता है और जिस 5 स्टार होटल में मोहन डिनर करता है उस होटल की कैपेसिटी है 50 से 100 लोगों की। वहीं दूसरी तरफ सोहन, जो कभी भी 5 स्टार होटल अफोर्ड ही नहीं कर पाता था, हाल ही में चल रहे इकोनॉमिक बूम की वजह से उसकी इनकम काफी इंक्रीज हुई है और अब उसके पास काफी ज्यादा पैसा भी आ गया है जिससे वो चीजों पर ज्यादा खर्चा करने लग गया है, यानी अब वो भी 5 स्टार होटल अफोर्ड कर सकता है। पर अगर सोहन जैसे और भी बहुत सारे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो सभी 5 स्टार होटल में स्टे करना पसंद करेंगे। इसलिए ऐसे में 5 स्टार होटल्स अपने प्राइसेस को और इंक्रीज कर देंगे क्योंकि उनके पास कैपेसिटी लिमिटेड है, यानी होटल की प्राइस इन्फ्लेट हो जाएगी। और इस तरह के इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से होता है। अब आता है नंबर 2, करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जब कोई करेंसी अपनी वैल्यू को लूज कर जाती है और उसका एक्सचेंज रेट काफी कम हो जाता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज करेंसी। करेंसी डेप्रिसिएशन होने के बहुत सारे रीजन है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और इसका सबसे बड़ा रीजन होता है ज्यादा से ज्यादा करेंसी प्रिंट होना। मोर मनी प्रिंटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी भी कंट्री को सिर्फ इन्फ्लेशन ही नहीं बल्कि हाइपर इन्फ्लेशन फेस करना पड़ सकता है। जब कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज्यादा मनी प्रिंटिंग करती है तो अल्टीमेटली वहाँ गुड्स और सर्विस की प्राइस बढ़ जाती है और जब गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तब लोग उन पैसों का यूज नहीं करते बल्कि कमोडिटी टू कमोडिटी ट्रांजैक्शन करने लग जाते हैं, यानी अपनी करेंसी को US डॉलर से एक्सचेंज करने लग जाते हैं, जिस वजह से US डॉलर की वैल्यू तो बढ़ जाती है पर उनकी अपनी कंट्री की करेंसी वैल्यू कम हो जाती है और इसी प्रॉब्लम को हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिसकी वजह से एक कंट्री को हाइपर इन्फ्लेशन झेलना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ जिम्बाब्वे में हुआ था, जहाँ मनी प्रिंटिंग इतनी तेजी से शुरू हो गई थी कि उस कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू ही लूज कर दी और कंट्री को हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, जहाँ हर महीने इन्फ्लेशन मैसिव % से इंक्रीज हो रही थी। अगर आप इस डेटा को ध्यान से देखोगे तो आप ये जान पाओगे कि हर महीने जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और साल 2008 तक आते आते 79 बिलियन % से बढ़ चुकी थी और ईयर टू ईयर कंपैरिजन में तो एक अनअकाउंटेबल नंबर है जिसका रिकॉर्ड खुद जिम्बाब्वे के रिजर्व बैंक भी नहीं दे पाया था। तो दोस्तों, हाइपर इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन का स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों, किसी भी कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस उसकी डिमांड और सप्लाई से डिटरमाइन की जाती है और डिमांड और सप्लाई को बहुत से सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इन्फ्लेशन भी इन फैक्टर्स की वजह से एक प्रोडक्ट के डिमांड और सप्लाई को इंक्रीज करती है। और अब हम ये जान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट पर इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है परचेजिंग पावर ऑफ इन्वेस्टर्स। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि इन्फ्लेशन की वजह से या मोर मनी प्रिंटिंग की वजह से किसी भी कंट्री को करेंसी डेप्रिसिएशन फेस करना पड़ सकता है और जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है एक इन्वेस्टर, एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर भी कम होती जाती है। यानी जैसे कि मनी की वैल्यू रिड्यूस होती है, एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर आइटम को खरीदने के लिए अपनी स्पेंडिंग्स भी कम कर देता है। चलिए इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि राहुल नाम का एक इन्वेस्टर है जो स्टॉक मार्केट में हर साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और अगर हर साल इन्फ्लेशन 5% की रेट से बढ़ रहा है तो राहुल के 10,000 रुपए की वैल्यू 9,500 रुपए हो जाएगी और अगर यही रेट 10% पर चली जाए तो 10,000 रुपए सिर्फ 9,000 रुपए के बराबर ही रह जाएंगे, जिसे राहुल खर्च करना पसंद नहीं करेगा। और क्योंकि अब उसके पास लिमिटेड पैसा है जिसकी वैल्यू कम है तो वो उन चीजों को पहले खरीदना पसंद करेगा जिसकी उसे नीड ज्यादा हो और ऐसे में स्टॉक्स को परचेज करने का सोचेगा भी नहीं। अब आता है नंबर 2, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट।
दोस्तों आप क्या जानते हैं कि एफडीज में इन्वेस्टमेंट करना वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है और अभी करंटली इंडिया में हाईएस्ट एफडी रेट अराउंड 6% चल रही है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट 8 या 10% तक पहुंच जाए? तो दोस्तों इन्फ्लेशन से ये भी पॉसिबल है। किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आरबीआई डिपॉजिट और लोन दोनों में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देती है ताकि लोग अपने पैसों को सेव करें और एक्सेसिव लिक्विडिटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और यही इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट पर काफी हेवी इम्पैक्ट डालते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोन्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाने से कंपनीज की कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ती है जो नेगेटिव कैश फ्लो रिजल्ट देती है और इसी वजह से मोस्टली कंपनी की इक्विटी वैल्यूएशन लो हो जाती है और स्टॉक मार्केट लॉस में चला जाता है। अब आता है नंबर 3, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन रेट्स ऑन स्टॉक मार्केट। दोस्तों वर्ल्ड के मशहूर इन्वेस्टर चार्ली मंगर कहते हैं कि एक एवरेज इंक्रीज इन्फ्लेशन रेट हर कंट्री के लिए यहाँ तक कि वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होता है। उनका कहना है कि इन्फ्लेशन सिर्फ बुरा ही नहीं बल्कि लॉन्ग रन में काफी अच्छे इफेक्ट्स भी देता है और करंट सिचुएशन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी डिमांड बढ़ रही है जिस वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। चार्ली मंगर कहते हैं कि अगर आज से 100 साल पहले या और 100 साल पहले की अगर सिचुएशन देखें तो ना कोई एंटरटेनमेंट ट्रेवलिंग फैसिलिटी, ना कोई बैंक था, ना कोई फूड आइटम और बहुत सी ऐसी चीजें नहीं थी जिनसे आज हमें एडिक्शन हो गया है और इसी नेसेसिटी ने ह्यूमन डेवलपमेंट भी करवाया है। और तो और इकोनॉमी हिस्ट्री में कई बार कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होने से कई कंट्रीज की जीडीपी भी इंक्रीज हुई है जिनमें इंडिया भी एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इसलिए इन्वेस्टर को ये पता होना चाहिए कि करंट इन्फ्लेशन आने का रीजन क्या है और क्या ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा या फिर कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन एक एवरेज कंस्टेंट रेट से लॉन्ग टर्म में बढ़ती रही तो बिजनेस और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के काफी अच्छे एनवायरनमेंट होगा और वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं क्योंकि इन स्टॉक्स की प्राइस बढ़ती इन्फ्लेशन के साथ साथ भी इंक्रीज होती रहती है और बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन की इसी सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने आप को और अपनी पूरी फैमिली को एक सिक्योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर दे पाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करो, ज्यादा से लोगों तक शेयर करें और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।